अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे। आज के सियासतनामे में जो खबरें शामिल होंगी उसमें सबसे पहले है मियाँ नवाज शरीफ साहब ने सदारत संभाल ली है मुस्लिम लीग की। इस पर गुफ्तगू करेंगे कि उनके क्या टारगेट्स हैं, अब नई उनकी जिम्मेदारी है, किस अंदाज से वो इस पार्टी को लीड करेंगे। जनाब इमरान खान वर्सेस शेख मुजीबुर रहमान, इस पर बड़ी कंपेन की है सोशल मीडिया पे। इमरान खान साहब की टीमें बड़ी मेहनत कर रही हैं। इन दोनों का कंपैरिजन क्या है, इस पर भी बात करेंगे। कुछ हिस्ट्री से, जो मेरे पास हिस्ट्री है वो दोबारा उसको गो थ्रू करवाऊंगा ताकि लोगों को पता चले कि आज के जो नौजवान हैं ये फ़ोन पकड़ कर इतनी कोशिश नहीं करते कि वो थोड़ी हिस्ट्री को भी देख लें कि एक्चुअल हिस्ट्री क्या है जो इनको बताई जा रही है और जो एक्चुअल हिस्ट्री है उसमें कितना डिफरेंस है। और आखिरी खबर परवेज़ लाई साहब के हवाले से है, जो अभी तक किसी ने ब्रेक नहीं की। मैं आपको अंदर की खबर दूंगा परवेज़ लाई साहब के हवाले से, तो वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। सबसे पहले जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने आज दोबारा मनसब संभाल ली है सदारत का। आज 28 मई भी है, यौम तकबीर भी है, और इसका सारा भी नवाज शरीफ साहब को जाता है। उन्होंने उस वक़्त इंडिया के 5 धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके किए और पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बना दिया। इस वक्त पाकिस्तान को दफाई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी का ख़तरा नहीं है। पाकिस्तान का दफा मजबूत है, सरहदें मजबूत हैं। पाकिस्तान को मसला क्या है वो इमरान नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में बता दिया है। साकिब निसार साहब का जिक्र किया, ज़हीरुल इस्लाम का जिक्र किया, इमरान खान का जिक्र किया, और जो बाकी करैक्टर्स थे जिनको आज की तकरीर में उन्होंने टारगेट किया है, इनकी माफ़ी नहीं है। फिर जब नवाज शरीफ साहब ने तकरीर का आगाज़ करना था, हसन इकबाल साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं इस वक्त तक, उन्होंने लोगों कारकुनान को कहा कि आप शोर ना करें, मियाँ साहब ने तकरीर करनी है। मियाँ साहब ने माइक पर आते ही ये बात की कि अगर साकिब निसार का फैसला इन लोगों ने, मेरे कारकुनान ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है तो उस पर वो शोर क्यों ना करें, उनको इंजॉय करने दें। तो इससे ये तासुर मिल रहा है कि मियाँ साहब ने अवामी सियासत करनी है। उन्होंने अपने पुराने दोस्तों का जिक्र किया। ये बड़े लीडर की निशानी होती है कि वो अपने अच्छे वक्त के दोस्तों को कभी नहीं बोलता। शाहिद खकान अब्बासी का उन्होंने स्पेशल जिक्र किया कि उन्होंने बड़ी जवां मर्दी से मेरे साथ मुश्किल वक्त गुजारा। अब पार्टी के मामलात लग रहा है अवामी सतह पर हल होंगे। अवामी मियाँ साहब की एक आदत है, अवामी सियासत करते हैं वो, और अब अवाम के अंदर घुल मिल जाते हैं। कारकुन की बड़ी इज्जत करते हैं, वो मिलते हैं हमेशा, प्यार मोहब्बत करते हैं। तो पार्टी को जिस तरह उन्होंने जिक्र भी किया अपनी तकरीर में कि जिस तरह मैं चाहता था ये पार्टी चले उस तरह चलाई नहीं गई, कुछ वो भी थोड़े से नाला नज़र आए, लेकिन अब वो पार्टी कमान उनके हाथ में है। अब वो जिस तरह चाहते हैं उनकी मर्ज़ी के मुताबिक, कोई खलल नहीं है। उनके फैसले पहले भी माने जाते थे, अब भी माने जाएंगे। तो ये पार्टी स्ट्रक्चर अब चेंज करेंगे, और जो 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 करैक्टर्स इन्वॉल्व थे मियाँ साहब को गिराने में, मियाँ साहब की गवर्नमेंट गिराने में, उन्होंने धरनों से जिक्र किया, लंदन प्लान का जिक्र किया, तारुल कादरी का जिक्र किया, इनकी माफ़ी कोई नहीं है। इमरान खान साहब की माफ़ी कोई नहीं है, परवेज़ लाई साहब की माफ़ी कोई नहीं है, ज़हीरुल इस्लाम की माफ़ी कोई नहीं है। अभी इस आज की तकरीर में उन्होंने टोन सेट कर ली है, और जो उनका एग्रेशन, जो जिस तरह उन्होंने स्टेप इन किया है, जो ओपनिंग रिमार्क्स दिए हैं, लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल फ्रंट फुट पर आके खेलेंगे और किसी के साथ उनके मुज़ाकरात नहीं होंगे, सबको केफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। और आज की एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक मसवदा भी पेश किया गया, करारदाद पेश की जिसको मंजूर किया गया कि जिन किरदारों ने नवाज शरीफ साहब को गिराया बेटे से तनख्वाह ना लेने पर, उनका एहतसाब होना चाहिए। तो ये ऑब्वियसली ये लीडरशिप की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती है। हसन इकबाल साहब ने ये मसवदा दिया है तो ये उनकी मर्जी शामिल होगी। तो मियाँ साहब एग्रेसिव खेलेंगे, चौके छक्के लगेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे, पार्टी के अंदर जो खामियां उनको दूर करेंगे, जो राब्ता टूटा था उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। मियाँ साहब का स्टाइल, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, अवामी स्टाइल है,
تو انشاءاللہ پارٹی کے حالات مسلم لیگ ورکرز کے لیے آج بڑی گڈ نیوز تھی، سائن آف ریلیف تھا کہ ان کے جو لیڈر ہیں وہ اس وقت دوبارہ صدارت کے منصب پر آ گئے ہیں اور انہوں نے کمان سنبھال لی ہے۔ اب اسٹیئرنگ ویل نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں ہے، اب وہ کس طرح چلاتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ پر گڈ سٹارٹ کیا انہوں نے، تقریر آج کی بڑی بیلنس تھی اور پچھلے کریکٹرز کا انہوں نے ذکر کیا جو ایکسپیکٹڈ تھا۔ آج کی جو دوسری خبر ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ شیخ مجیب الرحمان اور عمران خان صاحب کا کمپیریزن سوشل میڈیا پر پچھلے 4-5 دن سے بھرپور کمپین چل رہی ہے۔ عمران خان صاحب کے ٹویٹس پر بھی اور ہر جگہ ٹک ٹاک پر بھی انہوں نے ایک لانچ کی ہوئی ہے کہ یہ ایک دوبارہ 1971 والا ثانیہ چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ۔ جنرل یحییٰ خان کا ذکر کیا، شیخ مجیب الرحمان کی فوٹو اور ورسز عمران خان کی فوٹو لگا کے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اب پھر ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم جو نہیں کیا جا رہا، اس کا 1971 جیسا انسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ اب اگر حقائق پر بات کریں اور میں تاریخ کا بھی حوالہ دوں گا، تھوڑا سا کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے میری اس ویڈیو کے تھرو ان کو پتہ چلے ایکچول تاریخ ہے کیا، جو آج کی جو یوتھ ہے ان کو پتہ نہیں ہے، جو عمران خان صاحب کے سپورٹر ہیں۔ میں تھوڑا سا ان کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایکچول تاریخ ہے کیا۔ آپ یہ مجیب الرحمان کو عمران خان صاحب سے بالکل بھی نہ ملائیں۔ مجیب الرحمان واز اے ڈفرینٹ کریکٹر، شیخ مجیب الرحمان، اور عمران خان صاحب واز اے ڈفرینٹ کریکٹر۔ اگر آپ ان کی کمپیریزن کرتے ہیں تو میں آپ کو شیخ مجیب الرحمان صاحب کا بتاؤں، جن کو اسلم بیگ صاحب نے گرفتار کیا تھا اور میاں والی کی جیل میں تھے جب پاکستان ٹوٹا تھا۔ ان کو جب اسلم بیگ صاحب نے اپنی کتاب میں یہ ذکر بھی کیا کہ جب ان کو گرفتار کرنے کے لیے گئے تھے وہ، تو انہوں نے کوئی ریزسٹنس نہیں شو کی تھی۔ وہ کہتے ہیں ہم سوچ رہے تھے کہ ریزسٹنس آئے گی کیونکہ وہاں پر پہلے ہی بہت ہنگامے ہو رہے ہیں، لوگ تحریک چل رہی ہے، ان کو اسمبلی کا سیشن کال نہیں کیا جا رہا اور باقاعدہ ان کے مینڈیٹ کو واقعی نہیں مانا گیا، اور حالات تھے۔ یہ پاکستان والی اس سچویشن نہیں تھی جو آج تحریک انصاف جس کو کمپیریزن کر رہی ہے۔ یہ آپ آج اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، آپ کے پی گورنمنٹ آپ کی ہے، آپ کے 90s کے قریب آپ کے اپوزیشن میں لوگ ہیں، اور آپ پنجاب میں آپ کی ایک بڑی اسٹرانگ اپوزیشن ہے، اور آپ اپنے آپ کو کمپیئر کریں مجیب الرحمان سے۔ اچھا، پھر مجیب الرحمان نے کوئی ریزسٹنس شو نہیں کی، وہ انہوں نے گرفتاری دی اور وہ میاں والی جیل میں قید رہے۔ بعد میں بھٹو صاحب نے گڈ ول کے طور پر ان کو رہا کر دیا، مجیب الرحمان صاحب کو۔ لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ ہم کمپیریزن کرتے ہیں، وہ کبھی زمان پارک میں جا کے چھپ جاتا ہے، کبھی وہ بنی گالہ میں چھپ جاتا ہے۔ گرفتاری سے تو وہ ایسے ڈرتا ہے جیسے وہ جیل اس کو کھا جائے گی، موت نظر آئی اس کو۔ جس طرح اس نے پھر باقاعدہ ویڈیو پیغام دیے کہ اگر مجھے پھر دوبارہ گرفتار کیا تو اس سے برا ریاکشن آئے گا۔ اچھا، پاکستان کی ایک تاریخ ہے، مجیب الرحمان والا واقعہ 1971 والا واقعہ اب دوبارہ پاکستان میں ہو نہیں سکتا۔ ایک کہ مشرقی پاکستان سے تھوڑا دور ہے اور وہ دوریاں پاکستان کو اور دور لے گئیں۔ دوسرا، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں جنرل یحییٰ خان کا جس کا آپ بار بار ذکر کرتے ہیں، فوج اس نام سے ہمیشہ اس چیپٹر کو ڈس اون کرتی ہے۔ وہ ایک سیاہ باب کہتے ہیں، پاکستان کی آرمی اسٹیبلشمنٹ اس کو سیاہ دور کہتی ہے فوج کا۔ جس طرح جو رول اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے دیا، اس میں اس بات پہ نہیں جاتا کہ کس کا قصور تھا۔ بہرحال مینڈیٹ نہیں مانا گیا، یہ حالات خراب 1947 سے شروع ہو گئے تھے، 1956 میں تحریک شروع ہو گئی تھی، پھر اور بڑے مسائل تھے، اس میں نیشنل لینگویج کا بھی مسئلہ تھا۔ بنگالی ایز اے پاکستانی جو آج کل کے اس سائڈ کے جو سیاستدان ہیں ان سے زیادہ پولیٹیکلی ایکٹیو تھے، پولیٹیکلی ان کی سیاست اچھی تھی۔ اور پھر ایک اور جو فیکٹر تھا جو انڈیا میں 1,00,000 مکتی بائی جن کو ٹرینڈ کیا گیا انڈیا میں، جنہوں نے پاکستان توڑنے میں پاکستان آرمی کے خلاف لڑے، جنہوں نے مدد کی بنگلہ دیش کو توڑنے میں،
उनका जिक्र नहीं करते। वो मिलिटेंट से जिनको ट्रेनिंग इंडिया में दी गई, इंडिया की मदद से वो मुक्ति भाइयों ने पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ ऑपरेशन किया जहाँ पे हथियार डले। फिर तो आप उस मिलिटेंट का मुकाबला आप अपने आप को कंपैरिजन करते हैं अब तरीके इंसाफ वाले? आपके जो मिलिटेंट ग्रुप्स है, इसीलिए पाक फौज, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मिलिटेंट्स के खिलाफ है। ये बलोच, अल्ताफ़ हुसैन और आप जैसी तंजीमें इसीलिए पाकिस्तान में नहीं चल सकती, क्योंकि हम 1971 जैसा इंसिडेंट नहीं चाहते, मिलिटेंट्स हमें नहीं चाहते। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने नारा लगाया, आज अल्ताफ़ हुसैन साहब किधर खड़े हैं? आप पाकिस्तान को नहीं तोड़ सकते। अल्ताफ़ हुसैन ने भी मुजीबुर रहमान बनने की कोशिश की, कुछ बलोचियों ने भी मुजीबुर रहमान बनने की कोशिश की। आप भी वही काम कर रहे हैं। आपको अपना अंजाम नहीं भी पता। मैं आपको बता दूं, आपका हाल भी अल्ताफ़ हुसैन जैसा ही होगा। तारीख आपको कूड़ेदान में फेंक देगी, आपका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। इमरान खान साहब, होश के नाखुन लें। आप अपने आप को मुजीबुर रहमान से कंपेयर ना करें। मुजीबुर रहमान वॉज अ डिफरेंट स्टोरी। आप उस इंसिडेंट को अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए यूज़ ना करें। आज आप रियासत को डरा रहे हैं कि केपी अगर अलहदा हो गया, केपी अलहदा हो गया तो आप पाकिस्तान टूट जाएगा और आप चला लेंगे केपी को। आप केपी अलहदा करके भी नहीं उसको चला सकते। पहले तो आप जुर्रत पैदा करें कि उसको तोड़ें। आप में इतनी जुर्रत नहीं है कि आप केपी को अलहदा कर लें। आपकी कोशिश है, आपके प्लान में भी है कि आप हर हद तक जाएंगे। अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को बाहर निकालने के लिए आप फौज से टक्कर लेंगे, लेकिन आपको इसका अंजाम नहीं पता। आप मुजीबुर रहमान इंसिडेंट को भूल जाएंगे जो आपके साथ होगा, ये मैं आपको बता दूं। और ये तारीख गवाह है। इसीलिए पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, मिलिटेंट्स जो पाकिस्तान में सियासत करते हैं, मिलिटेंट्स विंग बना के उनके खिलाफ है। और आप भी उस तरह की सियासत करना चाह रहे हैं, इसलिए आपका रास्ता रोका जा रहा है। आप इसीलिए जेल में हैं। आप अच्छे बच्चे बने, पाकिस्तान को माने, पाकिस्तान की रियासत को माने, पॉलिटिकल डायलॉग करें। फौज के साथ डायलॉग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो सियासी पार्टियां, उनसे डायलॉग करें। अपने आप को आप अलहदा ना करें। आप फौज से कोई अलहदा डील करके इस रियासत में नहीं आ सकते जब तक तो आप पॉलिटिकल पार्टीज को इंगेज नहीं करेंगे। तो ये सोचनी चाहिए इमरान खान साहब आपको, और अनकरीब आपको इसकी शटअप कॉल मिलेगी। जिस तरह अली मीन गंडापुर साहब का तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, आपका भी इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। ये गलतफहमी आप दूर हो जाएगी आपकी। तो ये टाइम दे थोड़ा सा। आप किसी गलतफहमी का शिकार है और वो इंशाल्लाह वो आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। आज की जो आखिरी खबर है परवेज़ लाई साहब के हवाले से है। ये खबर किसी के पास नहीं है, मैं वाहद बंदा हूँ ये खबर दे रहा हूँ। और मैंने पहले दिन कहा था कि परवेज़ लाई साहब डील कर कर आए हैं, और जो आके उन्होंने ट्वीट भी डिलीट किया, उससे मेरी इस खबर को तकवीत मिल गई। आज मैं वो खबर ब्रेक कर देता हूँ। खबर ये है कि परवेज़ लाई साहब की डील फैसल बाडा के थ्रू हुई है, और मुन्नस लाई और फैसल बाडा ने मिलकर इस्टेब्लिशमेंट से डील की है। परवेज़ लाई साहब को अभी पैगामात आ रहे हैं तरीके इंसाफ की तरफ से। इमरान खान साहब से मुलाकात की, भाई इनविटेशन आया, उन्होंने इनकार किया है। फिर कोर कमेटी के जो इजलास है उनमें भी परवेज़ लाई साहब को बुलाया जा रहा है, इनकार है। जर्नलिस्ट मिलना चाहते हैं, इनकार है। पीटीआई की टॉप लीडरशिप मिलना चाहती है, इनकार है। किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स परवेज़ लाई साहब की तरफ से नहीं है। और मेरी खबर की तस्दीक आप इस तरह कर लें कि मुन्नस लाई साहब का ट्विटर अकाउंट भी खामोश है। तो इससे ये जो खबर है ये वाकई सच्ची खबर है। फैसल वाडा साहब ने इनकी सुलह करवाई है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और अब जब तक ये अच्छे बच्चे बनेंगे, ये ठीक रहेंगे, इनको कुछ नहीं कहा जाएगा। ये जैसे ही सियासत करने की कोशिश करेंगे, इनको उठा के फिर दोबारा जेल में फेंक दिया जाएगा। तो अभी उनका ट्रायल पीरियड चल रहा है, और जैसे ही उस ट्रायल पीरियड में ये अब अच्छे बच्चे बने रहे तो इनको कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर इन्होंने थोड़ी सी शरारत करने की कोशिश की तो इनको दोबारा दबोच लिया जाएगा। तो चौधरियों के लिए गुड न्यूज़ है, परवेज़ लाई, मुन्नस लाई साहब ने आखिरकार डील कर ली है इस्टेब्लिशमेंट के साथ,
اور اب وہ غلطی دوبارہ نہیں کریں گے جو پہلے ماضی میں انہوں نے کی ہے. ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کا بھی پتہ ہے, اور عمران خان صاحب کو ابھی اس چیز کا اندازہ نہیں ہے, تو اسی لیے پی ٹی آئی کے لوگ اس جو پرویز الہی صاحب کو اس وقت باہر ہیں وہ ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے. ان کو سمیل آ رہی ہے کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے, کوئی معاملات خراب ہیں, لیکن یہ جو وقت گزرے گا انشاءاللہ یہ خبر باہر آئے گی. یہ میرے پاس جو نیوز تھی پہلے دن سے کہ میں نے آج آپ کو دے دی ہے. تو یہ تھا آج کا سیاست نامہ. اگر آپ کو پسند آیا ہو تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیا کریں, اور اپنے رائے کا اظہار ضرور کیا کریں. بہت شکریہ.